भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 के अंतर्गत ईंटें, मनके तथा अस्थियां नामक पाठ को हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इसी क्रम में आज 5वां उपभाग इसका 5वां उपभाग आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। हड़प्पा कालीन सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चूँकि हड़प्पा काल में सबसे बड़े नगरों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा नगर स्वयं हड़प्पा था। इसके पश्चात मोहनजोदड़ो जो कि 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था, लेकिन एक सबसे छोटा शहर जिसको छोटा शहर मान सकते चनुंदड़ो, इसका क्षेत्रफल केवल 7 हेक्टेयर था। 7 हेक्टेयर में ये फैला हुआ था। ये शिल्पकारी के लिए समर्पित शहर था। ये पूरा शिल्पकारी में संलग्न था। यहाँ के हर घर में कुछ ना कुछ शिल्पकारी की जाती थी। चनुंदड़ो से बनी शिल्पकारी की वस्तुएं जैसे जिसमें कि मनके थे और इत्यादि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक जाते थे। यहाँ हम देखें हड़प्पा कालीन शहरों में एक छोटा शहर चनुंदड़ो, ये है चनुंदड़ो, छोटा शहर है। इसका क्षेत्रफल केवल 7 हेक्टेयर है, जबकि मोहनजोदड़ो का क्षेत्रफल 125 हेक्टेयर है। लगभग पूरी तरह से शिल्पकारी उद्योग में संलग्न था। ये शिल्पकारी जो उद्योग था इसी में ये संलग्न था। शिल्पकारी एक तरह से कला होती है और ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर उकेरने वाली चीज़ होती है, जिसमें बेल, बूटे, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, प्राकृतिक चित्र इत्यादि उकेरे जाते हैं। कुछ धार्मिक देवी देवताओं के भी बाद में आए हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उद्योग में संलग्न शिल्प कार्यों में मनके बनाना, जो मनके बनते थे उस समय हड़प्पा काल में, उस समय का जैसा कि इसके हमें पाठ से ही पता चल रहा है मनके, तो जो मनके बनाए जाते थे, मनके बनाना, शंख की कटाई, जो शंख होता है, शंख जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है वो एक प्रकार से अच्छे डिजाइन का नहीं होता है, एक प्रकार से ऑड रहता है वो, लेकिन उसको जब प्राप्त किया जाता है उसकी फिर शोधन किया जाता है, उसको परिशुद्ध किया जाता है, तब जा कर के वो एक अच्छा शंख बन पाता है। तो यहाँ शंख की कटाई, धातु कर्म जिससे सोना है, चांदी है, तांबा है, इनसे भी जो हम वस्तुएं बनाते थे ये सब धातु कर्म के अंतर्गत आती हैं। धातु कर्म, मोहर निर्माण, और जो हड़प्पा कालीन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मोहर है, इसका निर्माण भी उसी समय यहाँ शिल्पकारी उद्योग का ही हिस्सा था। तथा बाट बनाना, बाट जिनसे हम माप तोल करते हैं, बाट होते हैं, वो बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता, मनकों का जो निर्माण होता था, इन मनकों का जो निर्माण करते थे, इनके निर्माण में जिन पदार्थों को हम प्रयोग करते थे विविध प्रकार के होते थे। बहुत से अलग अलग टाइप के जो पदार्थ होते थे उल्लेखनीय है। कार्निलियन जो कि एक लाल रंग का पत्थर होता है, कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, इनका प्रयोग होता था शिल्पकारी के लिए। एक बार फिर देखो, कार्निलियन एक प्रकार का लाल रंग का पत्थर होता है, जैस्पर, स्फटिक, ये जैस्पर एक प्रकार का उपरत्न है, स्फटिक एक रत्न में आता है, क्वार्ट्ज एक रत्न में आता है, तथा सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता है। जैसे पत्थर धातुओं में अगर बात की जाए तो तांबा, सोना तथा कांसे। विद्यार्थियों यहाँ हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हड़प्पा काल के लोग केवल इन्हीं धातुओं से परिचित थे, तांबा, सोना तथा कांसे। आपको कभी प्रश्न आता है हड़प्पा काल के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो निसंदेह आपको बताना है लोहा। हड़प्पा काल के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। कांसे जैसी धातुएं तथा शंख, फ्योन्स, अभी हमने आपको बताया था फ्योन्स कैसे बनता है। फ्योन्स बनाने के लिए रेत या बालू को पहले चिकना किया जाता है, उसको घिसा जाता है, इसके बाद उसमें रंग मिलाए जाते हैं और फिर एक चिपचिपे पदार्थ के साथ इसको पकाया जाता है। पकाने के पश्चात एक लुगदी टाइप की इससे बन जाती है। इससे मनके, विभिन्न प्रकार के लघु पात्र, जिनमें हड़प्पा कालीन लोग इत्र भरते थे या द्रवित जो इत्र होता है उसको भरते थे, और ये मुख्य रूप से धनी लोगों का ही काम हुआ करता था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फ्वाइंस और पकी मिट्टी, सभी प्रकार के
सभी प्रकार का प्रयोग मन के बनाने में होता था। यानी मन का हम किन किन चीज़ों से बनाते थे? कार्नेलियन पत्थर, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सिलखड़ी, ये पत्थर हैं। धातुओं में तांबा, सोना, कांसा, शंख, फॉइन्स और पकी मिट्टी, सभी प्रकार का प्रयोग मन के बनाने में होता था। तथा कुछ मन के 2 या 2 से अधिक पत्थरों को जोड़ने से बनते थे। कुछ ऐसे मन के होते थे 2 या 2 पत्थरों को अलग अलग जोड़ दिया जाता था और इस प्रकार से वो मन के बन जाते थे। कुछ मन के होते थे सोने के टोप, पत्थर पर सोने का टोप चढ़ा दिया जाता था और इस प्रकार से मन के बन जाते थे। और कुछ सेलखड़ी पत्थर से भी मन के बना लिए जाते थे। सोने के टोप वाले पत्थर के बने होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार एक चक्र के आकार का होता है, गोल। इसी प्रकार जैसे यह चक्राकार, ऐसा मन का हो गया। अब इसके बाद आता है बेलनाकार। बेलनाकार का मतलब होता है इधर ऐसा और ऐसा, मतलब दोनों किनारे इसके सकरे होंगे, बीच में ये मोटा होगा। बेलनाकार। गोलाकार, बिल्कुल गोला, ऐसा, इसकी लंबाई ऐसी होगी थोड़ा सा, गोलाकार। इसके बाद आता है ढोलाकार, ढोलक के आकार का, ये बिल्कुल ढोलक के आकार का होगा। ये ढोलाकार। तथा खंडित टूटे हुए, दिखाने में टूटे हुए लगते थे। कुछ को उत्कीर्ण चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं वो कि जो मनके होते थे, इन पर कुछ मनकों पर तो उत्कीर्ण चित्रकारी के माध्यम से उन पर चित्रकारी बनाई गई थी, से सजाया गया था, और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। कुछ पर रेखा चित्र बना दिए गए थे, रेखाओं से जो चित्र होते हैं वो बना दिए गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हड़प्पा कालीन शिल्प कला के बारे में हम देखते हैं, और ये निश्चित रूप से चनुंदड़ों में पाई जाती थी। मनके बनाने की तकनीक में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। जो भी मनके बनाते थे, मनके बनाने में प्रयुक्त तकनीक में भिन्नता होती थी। मन के बनाने की जो तकनीक थी ये भिन्न प्रकार की होती थी, अलग अलग प्रकार से बनते थे। साथ ही साथ भिन्न भिन्न पदार्थों से मनके बनाए जाते थे। विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मनके बनते थे। सेल खड़ी, जैसे सेल खड़ी जो एक मुलायम पत्थर है। सेलखड़ी कैसा पत्थर होता है? मुलायम पत्थर होता है। इस पर आसानी से कार्य हो जाता है। आसानी से कार्य हो जाता है। कुछ मनके सेल खड़ी पत्थर के चूर्ण
के लेप को सांचे में ढालने से बनते थे। यानी कुछ मनके ऐसे होते थे, सेल खड़ी का जो पत्थर का चूर्ण होता था उस चूर्ण का लेप बनाया जाता था और उसको सांचे में ढाल करके बनाए जाते थे। सेल खड़ी से सूक्ष्म मन के कैसे बनाए जाते थे, इस संबंध में पुरातत्वविद असमर्थ हैं। वो इन्हें पता नहीं है कि सेल खड़ी के जो सूक्ष्म मन के होते थे वो कैसे बनते थे। इस संबंध में पुरातत्वविद कुछ भी कहने में असमर्थ हैं या उस तकनीक के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है कि ये किस प्रकार से बनाए जाते थे। पुरातत्वविदों के प्रयोगों से ज्ञात होता है कि लाल रंग का कार्नेलियन को पीले रंग के साथ पकाकर, जो पीला रंग होता था उसके साथ इसको पकाते थे। लाल रंग का कार्नेलियन जो पत्थर होता था उसको पीले रंग के साथ पकाया जाता था और इस प्रकार मनके प्राप्त किए जाते थे। मनके प्राप्त किए जाते थे। पत्थर के पिंडों को पहले परिष्कृत आकार में तोड़ा जाता था। जो पत्थर के पिंड होते थे इन्हें एक परिष्कृत आकार में पहले तोड़ लिया जाता था, एक निश्चित शेप में उनको तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर और फिर बारीकी से सल्क निकालकर
सल्क एक प्रकार का नुकीला औजार होता है और इससे उस पर डिजाइन निकाले जाते हैं, उस पर चित्रकारी या शिल्पकारी की जाती है सल्क के माध्यम से। तो बारीकी से सल्क निकाल कर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है, बारीकी से उन पर सल्क निकाल लेते हैं, फिर उन को अंतिम रूप दिया जाता है। घिसाई, घिसाई, पॉलिश और छेद करने की प्रक्रिया। प्रक्रिया के साथ यह कार्य पूर्ण हो जाता था। मन के बनाने का जो कार्य था वो इस प्रकार से पूर्ण हो जाता था। चनुंदड़ों, लोथल और हाल ही में धौलावीरा, जो धौलावीरा गुजरात में, धौलावीरा ये चनुंदड़ों बिल्कुल गुजरात में पड़ जाता है, धौलावीरा भी गुजरात में ही है। यहाँ तीनों जगह से छेद करने के, यानी चनुंदड़ों, लोथल और धौलावीरा में छेद करने के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से छेद करने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। नागेश्वर, बालाकोट, ये दो शहर हैं, वहाँ के दो स्थल हैं हड़प्पा कालीन। अगर इनको देखो, ये दोनों ही समुद्र के किनारे हैं, दोनों ही समुद्र के किनारे हैं। इन दोनों में जो भी काम होता है वो शंख का, समुद्र में शंख पाए जाते, तो इन दोनों में शंख का कार्य होता है। तो ये शंख से बनी हुई वस्तुएं, यहाँ शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ, तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं, तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित
हैं। यहाँ ये वस्तुएं मिली हैं, दोनों जो समुद्र किनारे शहर हैं, चनुंदड़ो और लोथल, इन दोनों जगह से शंख से बनी हुई वस्तुएं बनाई गई हैं। वहाँ पर वहाँ की शिल्पकारी होती थी वहाँ पर, और यहाँ पर शंख से बनी हुई वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करचियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं मिली हैं। ये शहर और पिछले वाले जो शहर 3 थे उन सबको मिला करके, यानी चनुंदड़ो है, लोथल है और ये धौलावीरा, ये सारे शहर शिल्पकार के लिए प्रसिद्ध थे हड़प्पा काल में। और यहाँ से आगे हम देखते हैं यहाँ से कहाँ कहाँ क्या क्या होता था, इसका हम और अब विस्तार से वर्णन कर रहे हैं इसमें। इन शहरों से निर्मित माल दूसरे बड़े शहरों जैसे हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो तक जाता था। इस समय की सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों शहर शिल्पकार उद्योग के लिए समर्पित थे। यहाँ शिल्पकार उद्योग पनप रहा था और यहाँ से बने हुए जो भी शिल्पकारी की जाती थी वस्तुओं पर, मनकों पर, बांटों पर, ये सारी शिल्पकारी होने के पश्चात बड़े बड़े शहर जो थे हड़प्पा काल के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन शहरों में भी यहीं से जाते थे। शिल्पकार के केंद्र तीनों शहर थे, चनुंदड़ो, लोथल और धौलावीरा। एक आपने सुनी हो, वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो यहाँ संचय शब्द आता है। संचय का मतलब होता है जमा करना। वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, वृक्ष कभी फल नहीं खाते हैं, वो तो दूसरों के लिए पकाते हैं, बढ़ाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और जब मीठा हो जाता है तो कहते ले जाओ कृष्णा। और वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, नदी कभी पानी को इकट्ठा नहीं करती, जमा नहीं करती, वो तो बहाती है तभी तो नदी है। और अगर पानी बहना बंद हो जाएगा तो क्या बन जाएगी? तालाब या सरोवर, नाम बदल जाएगा उसका। तो नदी न संचय, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। तो यहाँ संचय शब्द आया है और ये हड़प्पा काल के लिए आया। तो हड़प्पा काल में संचय कैसे होता था? सबसे पहली बात तो हड़प्पा काल में जो संचय होता था वो होता था मिट्टी के बर्तन में, मृद भांडे। उस समय धातु नहीं थी, मिट्टी के बर्तन में होता था। तो इसमें क्या क्या डालते थे लोग? धन, जैसे सोना है, चांदी है, बहुमूल्य धातुएं ऐसी में इकट्ठी कर लेते थे और इसको ज़मीन में या कहीं ऐसे रख देते थे सुरक्षित स्थान पर। और कुछ धातु कर्म करने वाले जो लोग होते थे, धातु का काम करते थे और उस धातु का पुनः प्रयोग करने के लिए वो भी इसमें धातु को इकट्ठी करके रखते थे। और लगभग वो सोनार या लोहार या कुछ ऐसे होते जो धातु कर्म करते थे, क्योंकि वो इन्हीं धातुओं का पुनः प्रयोग करते थे। यहाँ पर लिखा है, संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक, यानी संचय शब्द
लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों की घड़ों में रखी गई वस्तुओं, अधिकांशतः पात्रों जैसे घड़ों में रखी गई वस्तुओं। अभी हम कह रहे थे ना टमाटर रख लो किसी उसमें, क्यों कहा था टमाटर? क्योंकि वो नाशवान है और वो संचय नहीं हो सकती, वो खराब हो जाएगी। घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय जो संचय होते थे वो किस चीज़ के होते थे? ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे, आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा जो धातु का काम करने वाले होते थे, धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के, पुनः माने फिर से, प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के, या तो वो आभूषण के हो सकते थे या उन धातुओं के जो पुनः संभाल कर धातु कर्मी रख लेते कि फिर से इसका हम प्रयोग करेंगे, तो उनका भी संचय हो जाता था। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने, यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने, जो मूल स्वामी जिसने इसको संचय करके रखा था, जिसने इस मटके में आभूषण या फिर धातुएं रखी थी, मूल स्वामी उसको कहेंगे। मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया, मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया, तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते थे, तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते थे। जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता, जब तक कोई पुरातत्वविद, पुरातत्वविद तो समझ गए होंगे शिवम, पुरातत्वविद किसे कहते जानते हो ना? नहीं जानते? खोज नहीं निकालता।
जानते पुरातत्वविद? सुनो शिवम, तुम यहाँ जब आते हो, कोई भी शब्द हो जो तुम्हें पता नहीं है, खड़े होकर के पूछोगे हमसे। जब भी बिल्कुल संकोच नहीं करना। तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पीएचडी किए बैठे हों, जे लोग नहीं बैठे हैं, जो तुम हो सो ये। थोड़ा बहुत अंतर किसी में हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यदि तुम पूछोगे नहीं ये सोच करके कि हम पूछेंगे तो लोग सोचेंगे कि इन्हें क्यों नहीं आ रहा है, हमको आता है नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे पूछने से इनको आ जाएगा, तो पूछने में कोई बुराई नहीं है। हमें किसी भी चीज़ का आशय समझ में आना चाहिए। हमारा बेस क्लियर तभी होगा जब हम हर चीज़ को समझते हों, जानते हों। और इसी की ये एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विस इसी की होती है कि वो आपका माइंड क्या काम करता है। इसका नहीं है कि आपको याद क्या है। बिल्कुल मत सोचना कि यूपीएससी का एग्ज़ाम ये देखता है कि आपको याद क्या है। वो ये देखता है कि आपका माइंड कितना काम करता है। याद करी की चीज़ें कि आपको वहाँ बन करके जाओगे तो क्या इतिहास की चीज़ें बताओगे किसी को? नहीं बताना। आपका माइंड कितना काम करता है, ये चीज़ वो देखते हैं। तो यहाँ हम आपको संचय की बात कर रहे थे। संचय